Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss current affairs of science and tech नवंबर के थर्ड वीक के. सीधा न्यूज की तरफ जंप करते हैं. भाई क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्या बना लिया ये हमने. हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो देखा ही है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें हम किसी बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोप एक छोटी सी छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं ताकि हम उसे ऑब्जर्व कर सके कि भाई कैसा होता है, क्या चीजें हैं. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लेंसेज का यूज करते हैं किसी छोटी चीज को बड़ा करने के लिए. बट इंडिया हैज डेवलप्ड फर्स्ट इट्स इंडिजिनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप. अब ये क्या चीज होती है. बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है, डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ क्वांटम सेंसिंग. होती क्या है ये चीज. ये थ्री डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग करता है एट नैनो स्केल, ऑफरिंग अ वाइड फील्ड विजुअलाइजेशन ऑफ डायनामिक मैग्नेटिक एक्टिविटी सिमिलर टू एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझे यार. जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसी छोटी चीज को बड़ा करता है, वैसे ये इमेजिंग करता है मैग्नेटिक फील्ड से को यूज करते हुए एट नैनो स्केल. द इनोवेशन होल्ड इमेंस पोटेंशियल इन न्यूरोसाइंस, खास करके मटेरियल रिसर्च एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव, बिना टच किए, बिना खराब किए, सेंसिंग और टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स. भारत ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के लिए एक नेशनल मिशन लेके जा चल रहा है. हम सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं. तो इस चक्कर में सेमीकंडक्टर चिप्स को टेस्ट करने के लिए ये क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है. इट ऑफर्स ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर हाई रेजोल्यूशन 3D magnetic mapping across integrated circuits, microelectronics and energy storage system. IC इंटीग्रेटेड सर्किट आपको पता ही होगा. बचपन में कोई तो खिलौना तोड़ा होगा, उस खिलौने में जो काले से रंग की एक चिप सी होती है उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट. नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए प्रोफाइलिंग. अब यहाँ लेक्चर को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं और सीरियस हो जाते हैं. डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रोफाइलिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू होता है फॉर प्रोफाइलिंग और फॉर फाइंडिंग आउट कि जो सामने व्यक्ति है उस वो कौन है. ठीक है. या इस केस में जहां पर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम न्यूज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बॉडी को पहचानने की बात हो रही है. Investigators are using DNA profiling to determine the suspects in the recent deadly car explosion outside the Red Fort. 10 नवंबर शाम 7 बजे या 6:58 के आसपास एक एक्सप्लोजन हुआ, एक ब्लास्ट हुआ दिल्ली के लाल किले की मेट्रो जो स्टेशन है उसके गेट नंबर 2 के ऊपर. होती क्या है डीएनए प्रोफाइलिंग. इट्स अ मॉलिक्यूलर टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन यूनिक जेनेटिक मार्कअप. भाई हर इंडिविजुअल का डबल हेलिक्स एक डीएनए होता ही है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड होता है. डीएनए क्या होता है, नेक्स्ट इमेज में डाला हुआ है मैंने यहाँ पे ना. जैसे ये डीएनए की शेप होती है हमारे डीएनए की, इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स. इसमें चार तरह के वो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं. एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्यूराइन. इन न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंसिंग है, इसके बेसिस पे किसी भी एक इंडिविजुअल का जो डीएनए है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे मेरे सिंपल बालों से, सिंपल हेयर से, टिश्यू सैंपल से हम डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं. इट इज अ मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ टू स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. अच्छा, जो ये क्या बोलते हैं इसे, डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है ये फॉस्फेट होता है. ठीक है. कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम, प्लांट, micro organisms, viruses, pathogen, everything that you see around you which is living has a DNA. Each DNA molecule consists of four chemical bases या nucleotides: adenine, thymine, cytosine and guanine. ठीक है. यहाँ पर मैं आरएनए में नहीं चाह रहा तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, हम सिंपल डीएनए प्रोफाइलिंग तक रहते हैं. डीएनए क्या है वो तो आप ऑब्वियसली बायो में पढ़ोगे, पर डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मार्कर्स. बेसिकली जब मैंने बात करी सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस रिपीट होने लगती है. Each person has distinctive STR pattern. Children inherit 50% of STR markers from each parent, making their STR unique. A match between mother's STR profile of that unidentified body can confirm the identity with very high accuracy. टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करी जाती है. पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली एम्पलीफाई करती है डीएनए सीक्वेंस को. यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, इट अलाउस द एम्पलीफिकेशन ऑफ स्मॉल और डिग्रेडेड डीएनए दैट इनेबल्स द एनालिसिस ऑफ एसटीआर लोकाई.
अगर आपको याद हो तो कोविड के लिए पीटीआर, आरटीपीसीआर, हाँ पीटीआर बोल गया था, आरटीपीसीआर, उसके लिए भी इसी चीज का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें भी बेसिकली जो मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखो, या फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। इट सेपरेट्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय साइज टू जनरेट एसटीआर प्रोफाइल्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफिगेंट्स यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है? It provides sequence level variations of STR, SNP and enables deeper resolution in ancestry mapping and complex forensic cases. यहाँ पर जब हम डीएनए प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो आपके लिए इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड 2019 वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें भारत सरकार ने 10,000 के आसपास लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, डीएनए सैंपल्स लिए हैं। इसी तरह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच वॉज कंडक्टेड इन यूएसए। एंड इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं भाई डीएनए प्रोफाइलिंग की? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का जो डीएनए मिलता है उसे सस्पेक्ट के साथ मैच किया जा सकता है, सस्पेक्ट के साथ, टू आइडेंटिफाई द रियल कल्प्रिट। मिसिंग पर्सन केसेस में या मास डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में, जैसे अभी ये दिल्ली रेड फोर्ट वाला केस। मेडिकल जेनेटिक्स, डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स यूजिंग एसएनपी बेस्ड प्रोफाइलिंग, फार्माकोजेनेटिक्स मैचिंग ड्रग्स टू द पेशेंट जेनेटिक प्रोफाइल। हम डीएनए को ढंग से समझेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड या कहें जेनेटिकली मतलब किसी पर्सन के जेनेटिक्स को सूट करता हो, जेनेटिकली सूटेबल मेडिसिन भी हम बना सकते हैं। पर इसमें कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है? जैसे डिग्रेडेड डीएनए। डीएनए कलेक्ट करने के लिए डीएनए सैंपल भी अच्छा होना चाहिए। कई बार डीएनए सैंपल्स हीट, केमिकल्स या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के कारण खराब हो जाते हैं, तो सैंपल खराब हो जाता है तो फिर काहे की प्रोफाइलिंग। कंटामिनेशन, पुअर हैंडलिंग और मिक्सिंग ऑफ सैंपल्स कैन कॉम्प्रोमाइज द रिजल्ट। Insufficient DNA. Some remains may yield very little biological material. Mixed profiles. In explosions, remains of multiple individuals may be intermingled, complicating the analysis. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट मेगावाट पर आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी क्या है जी? वेनेडियम एक सिंपल एलिमेंट है, ठीक है, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। अब यहाँ पर बैटरी की बात हो रही है। अभी तक हम सिंपल लिथियम आयन बैटरीज को तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यार लिथियम आयन क्या होता है? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, उसके आयंस का यूज करते हैं हम बैटरी में। आप जिस भी डिवाइस पर यह वीडियो भी देख रहे होगे, टैब पर, लैपटॉप पर, आपके पास फोन तो होगा ही, तो फोन में जो बैटरी यूज हो रही है दैट इज लिथियम आयन बैटरी। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट and first megawatt scale vanadium redox flow battery of 3 megawatt capacity। अब ये चीज क्या है? देखो, जो ग्रिड नहीं कहेंगे, आप कह लो पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट हर वक्त बिजली बना रहा है। अब पावर प्लांट जो बिजली बना रहा है भाई, किसी टाइम पे जो एनर्जी की डिमांड है, जैसे गर्मियों के टाइम पे, उस टाइम एनर्जी की डिमांड ज्यादा हो जाती है, एसी चलते हैं। सर्दियों में वही डिमांड कम हो जाती है। या इसका और बेसिक बिल्कुल डेली लाइफ का एग्जांपल लें, दिन के टाइम पे हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम पे लाइट्स नहीं चलती हैं, पंखे पंखे चलेंगे। रात के वक्त वही डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सब जगह लाइट्स चलेंगी, रोड्स पर, घरों में, तो एनर्जी डिमांड हाई होगी एज कंपेयर टू डे। अब जिस टाइम एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई उसी वक्त हम जनरेटर चलाएंगे जाके, या उसी वक्त हम पावर प्लांट को ऑन करेंगे, है ना। तो जिस वक्त डिमांड कम है उस वक्त बन रही बिजली को हम कहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। उस स्टोरेज के लिए हमें बैटरी चाहिए। अब उसी चीज के लिए मेगावाट आवर स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी एस्टैब्लिश करी गई है, इनॉग्रेट करी गई है। This marks a major step towards long duration energy storage solutions, enhancing renewable energy integration and grid resilience. Lithium ion batteries and their limitations. Lithium ion batteries रिचार्ज होती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ी से सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। That use lithium ion charge carriers, they are dominant battery technology। आजकल हर ईवी में, हर मोबाइल फोन में सिर्फ लिथियम आयन बैटरी है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज लिथियम आयंस मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस है इसका, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
आपके साइंस एंड टेक पार्ट से इंपॉर्टेंट है, बट न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई लिमिटेशंस क्या है इसके साथ। सबसे बड़ा है सेफ्टी रिस्क। लिथियम आयन बैटरीज कई बार डेंजरस हो सकती हैं, हाई टेम्परेचर में फटफट भी जाती हैं। आपने कितनी ही न्यूज़ सुनी होगी, कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक कार को आग लग गई या कहीं पर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को आग लग गई, फोन जेब में फट गया अचानक से। दे आर प्रोन टू थर्मल रनअवे, फायर एंड एक्सप्लोजन इफ ओवरचार्ज और डैमेज ड्यू टू फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, या कह लो बेसिक मटेरियल है, वो फ्लेमेबल है, वो आग पकड़ लेता है। ऊपर से क्योंकि ये रेयर अर्थ मेटल है तो लिमिटेड रॉ मटेरियल सप्लाई, डिपेंडेंस ऑन लिथियम कोबाल्ट एंड निकल कंसंट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज स्पेसिफिकली चाइना, इसे हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत के रूप में सामने करता है। फिर हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेक लिथियम आयन बैटरीज एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज। Recycling challenges. Recycling technology is complex and expensive. Global recycling rates remain below 10%. लिथियम आयन बैटरीज की जो रिसाइकलिंग है वो बहुत टफ है, पहली बात। दूसरा, अगर जो बैटरीज है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो हमेशा लिखा होता है कि लिथियम आयन बैटरीज को आप डस्टबिन में ना फेंके, डिस्पोज देम वेरी केयरफुली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज टॉक्सिक, दैट इज वेरी वेरी टॉक्सिक। टेम्परेचर सेंसिटिविटी से और भी खतरनाक बनाती है, खासकर भारत जैसे देश में जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। एफिशिएंसी ड्रॉप्स इन एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट। हम यार भारत में हम दोनों चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, अफेक्टिंग ईवी परफॉर्मेंस। डिग्रेडेशन ओवर टाइम, रिपीटेड चार्जिंग लीड्स टू कैपेसिटी फेडिंग एट शॉर्टर लाइफ स्पैन। एक लिथियम आयन बैटरी का जो साइकिल होता है, आमतौर पर यहाँ लिख देते हैं हम, 500 टू 1000 या 1500 कह लो, इतना की साइकिल होता है। मतलब एक बार फुली चार्ज हो गई, फिर डिस्चार्ज हो गई, 500 से 1000 बार साइकिल होता है, उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो दे रेफर टू emerging एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स दैट कैन एम टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल लिथियम बैटरीज। सॉलिड स्टेट एंड फ्लो बैटरीज भी होती हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी क्या होगी? कंप्लीटली सॉलिड, जिसमें कोई भी लिक्विड ना हो। आमतौर पर बैटरीज में, फोन की बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके इन्वर्टर में, घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की जो बैटरी है वो लिक्विड बैटरी है ना, लिक्विड स्टेट में है उसमें। तो ऐसे में वहां पर लीकेज का रिस्क रहता है, और भी बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स हैं। सॉलिड स्टेट और फ्लो बैटरीज की बात करें, सॉलिड स्टेट बैटरीज यूज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपके फोन में, which don't need a separator. They makes them safer because they are less prone to leakage or damage or swelling in hot temperature. बैटरियां फूल भी जाती हैं और भी खतरनाक होता है। फ्लो बैटरीज की बात करें, जिसको अभी इनॉग्रेट किया गया है, वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी, which are powered by reduction oxidation या redox reactions involved to different liquid electrolytes that pass ions or protons back and forth through porous membranes. These batteries can store large amount of energy, as much as size of the electrolyte cells can contain, and don't use flammable or polluting materials. जैसे सोडियम बैटरीज आर ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इनकी। नेक्स्ट जेन बैटरीज लाइक सॉलिड स्टेट, लिथियम सल्फेट या मेटल एयर ऑफर 2 to 3 times हायर डेंसिटी, हायर एनर्जी डेंसिटी देन लिथियम आयन बैटरी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? कि उतने ही साइज की बैटरी में ज्यादा एनर्जी स्टोर करी जा सकती है। This enables longer EV range, lighter batteries, and better performance. यहाँ पर अब बात करें improved safety. Next gen batteries, especially solid state batteries, use non-flammable solid electrolytes, making them safer and more stable. फिर फास्ट चार्जिंग भी पॉसिबल है, आप 0 to 80% सिर्फ 10 से 15 मिनट में चार्ज कर सकते हो। दैट इज वेरी इंप्रेसिव, राइट। लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। आमतौर पे लिथियम आयन बैटरीज 500 से 2000 साइकिल्स, नेक्स्ट जेन बैटरीज 5000 प्लस साइकिल्स लेके जा सकती हैं विद मिनिमल कैपेसिटी लॉस। और इसमें जो मटेरियल्स यूज होंगे वो ऑलरेडी अबंडेंट है, वो रेयर अर्थ मेटल नहीं है। यूज ऑफ अबंडेंट एंड चीपर मटेरियल्स, नेक्स्ट जेन बैटरीज यूज सोडियम, सोडियम क्लोराइड में नमक खाते हैं उसमें सोडियम होता है, बेसिक चीज। सल्फर, जिंक, एल्यूमिनियम, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड रिसोर्स डिपेंडेंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जैसे लिथियम और कोबाल्ट की बात करें, दे कॉजेज सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्ट्रेस, पॉल्यूशन एटसेट्रा। वहीं पर दे नेक्स्ट जेन बैटरीज यूज इको फ्रेंडली मटेरियल, आर इजियर टू रिसाइकल एंड हैव लोअर कार्बन फुटप्रिंट। आई होप यह टॉपिक आपको समझ आया होगा।
बेटर टेम्परेचर टॉलरेंस होती है इनकी, सूटेबल फॉर एडवांस एप्लीकेशंस जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे स्पेस, एरोस्पेस एंड डिफेंस, हाई परफॉर्मेंस ड्रोन्स, लार्ज स्केल ग्रिड एनर्जी स्टोरेज एटसेट्रा। इसको लेके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? गवर्नमेंट नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज वाज लॉन्च इन 2019. Then production linked incentive scheme for advanced chemistry cells launched in 2021 to boost domestic manufacturing of next gen batteries beyond conventional lithium ion batteries. ठीक है जी। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो बिल्कुल नई चीज है, तो इस पर सवाल पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, पर साथ के साथ हम इसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय मैग्नेटिज्म की। डिस्कवरी ऑफ अल्टर मैग्नेटिज्म हैज emerged एज अ न्यू क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। अब क्या होता है मैग्नेटिज्म, सॉरी अल्टर मैग्नेटिज्म? अभी तक आपने फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म समझा है। दो तरह के मटेरियल होते हैं। फॉर मोर देन अ सेंचुरी scientists recognized only two main types of magnetism: फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक ही तरफ है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड, आपको इतना पता होगा, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जब सारे ही इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक तरफ है तो फेरोमैग्नेटिक दे एक्सर्ट या एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। ठीक है, दे प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक फ्रिज मैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का इस तरफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देते हैं, गिविंग जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म। But recently, researchers have discovered a third stage or third type called altermagnetism, which theorized around 2019, confirmed through experiments in 2024. देखो, अब इसमें होता क्या है? इसमें ना पैचेस हैं, आप इसे समझ सकते हैं कि कुछ पेयर्स हैं जिसमें एक ही तरफ को स्पिन है, पर कोई दूसरा पेयर है जिसका बिल्कुल ऑपोजिट स्पिन है। इसका नेट रिजल्ट हमेशा जीरो ही है। अल्टर मैग्नेटिज्म में नेट रिजल्ट ऑफ या नेट मैग्नेटिज्म वो जीरो ही है, पर इसके इंटरनल में, इनसाइड द मटेरियल, वहां पर जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो बैलेंस्ड नहीं है। इलेक्ट्रिकल बैलेंस बैलेंस्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है, येट इट इज गिविंग नो मैग्नेटिज्म। It's a rotating or a mirror flipping. The crystal pattern matches sides in cancelling pairs, leaving no net magnetism. अब आपसे सवाल कैसा बनेगा या स्टेटमेंट कैसे आएगी? अल्टर मैग्नेटिज्म गिव्स वीक मैग्नेटिज्म, ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे। Yet gives very strong magnetism, yet gives very weak magnetism under high temperature या low temperatures, किसी भी तरह घुमा दें। आपने याद क्या रखना है? अल्टर मैग्नेटिज्म gives no magnetism. It alters magnetism. The magnetic movement of neighboring atoms point in opposite directions, one on up, next down, just like antiferromagnetism. These opposite spins cancel each other, so material shows no overall magnetic field. However, internal electronic structure resembles that of ferromagnets when electrons have different energy levels depending upon their spin. This unusual combination of no net magnetism but internal spin imbalances give altermagnet unique properties. Applications क्या हो सकती हैं इसकी? Quantum computing में it can have a great application. This lack of stray magnetic field helps reduce magnetic noise, which is crucial for maintaining quantum coherence. फिर spintronics में, spintronics क्या होता है? A technology that use electron spin to store and process information, enabling faster, smaller, and more efficient electronics. फिर wide range of materials. This opens vast, जैसे it can exist in many types of materials including insulators, semiconductors, metals, and possibly even in organic crystals. और अगर organic crystals की बात करें तो सिर्फ organic crystal होने की वजह से this opens vast opportunity for material design, new architectural designs, and even organic designs. ठीक है, या organic material को लेकर designs. की चैलेंजेस, मटेरियल क्वालिटी। सबसे बड़ी दिक्कत है जी फैब्रिकेशन एंड स्केलेबिलिटी की। अभी इतने मटेरियल्स का पता ही नहीं है जिनमें अल्टर मैग्नेटिज्म हो कि हम उसे फैब्रिकेशन या स्केलेबिलिटी के स्केल पर लेके जा सकें। लिमिटेड टेस्ट मटेरियल, so far only few materials like manganese telluride and chromium antimonide have clearly shown ultra effects. Expanding the material library is the current focus of the global research. Next देखो,
India unveils its first indigenous CAR-T cell therapy. टी सेल क्या होते हैं? टी सेल आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस साल का साल 2025 का जो नोबेल प्राइज है वो टी सेल इम्यून सिस्टम के लिए ही है। ठीक है, पढ़ लेना उसे भी थोड़ा। प्रधानमंत्री लॉन्च नेक्स्ट CAR-19 फॉर कैंसर. It's of India's first indigenous CAR T cell therapy, developed collaboration by ImmunoAct, incubated under IIT Bombay and Tata Memorial Hospital. होता क्या है? ये क्रेमिक एंटीजन रिसेप्टर होता है, बेसिकली टी सेल। टी सेल क्या होता है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इट वर्क्स बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग अ पेशेंट्स टी सेल, a type of white blood cell with the cytotoxic function into CAR T cell that can specifically target and destroy the cancer cell. बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। टी सेल क्या होता है? टी सेल व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है। होता क्या है? ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम है तो इसका काम है मार धाड़ करना, जैसे हमारी आर्मी का जो काम है, हमें डिफेंस करना। किससे? एनिमी से। ऐसे ही हमारे टी सेल्स का इम्यून सिस्टम का क्या काम है? बॉडी को डिफेंड करना। किससे? वायरसेस, पैथोजन से। तो उन्हीं को एक अलग से निर्देश दे दिए जा रहे हैं कि भाई ये कैंसर सेल है, जाके मार दो। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में किसी बच्चे को समझाना हो तो। नेक्स्ट CAR-19 is a treating B cell blood cancer, particularly leukemia and lymphoma, especially in patients whose cancer has relapsed, not responded to the first line therapies. Relevance क्या होगी? It marks India's entry into global league of advanced cells, gene therapy innovators, reinforcing its commitment to affordable, cutting-edge healthcare and biotech self-reliance. India's new AI governance guidelines. Next topic. Ministry of Electronics and Information Technology has released India's AI guidelines या AI governance guidelines. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिससे हम दूर रह ही नहीं सकते। यू ऑल आर यूजिंग एआई, वी ऑल आर यूजिंग एआई। इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एआई, मान लो आज तक आपने चैट जीपीटी यूज भी नहीं किया, पर जो आप एप्स यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, दे आर यूजिंग एआई। तो हम कहीं ना कहीं से जाके जुड़ेंगे, राइट? सॉरी। These guidelines present a governance framework that seeks to advance technical progress, mitigate the potential risk of artificial intelligence to society, while being firmly grounded in the needs and aspirations of India. इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन जुलाई 2025। इनका मैंडेट था कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लिटरेचर है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं दूसरे देशों के, उनको आप पढ़ें, समझें और अपने देश के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। तो they have given 7 pillars, 7 principles have been adapted for application across sectors aligned with national priorities. Key recommendations की बात करें, it examines key issue from India's perspective and make recommendation across 6 pillars. Infrastructure, पहला, enabling innovation adoption by AI by expanding the access of foundational resources such as data, compute, attract investment and leverage the power of digital public infrastructure, DPI. फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें इसके ऊपर काम करना है। पॉलिसी एंड रेगुलेशंस के ऊपर अडॉप्ट बैलेंस, अजाइल एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट इनोवेशन एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ एआई। रिस्क मिटिगेशन में डेवलप एन इंडिया स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी, अडॉप्ट अ ग्रेडेड लायबिलिटी सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शंस परफॉर्म्ड, level of risk and whether due diligence was observed. Institution में adopt a whole of government approach where ministries, sectoral regulators and other public bodies work together to develop and implement AI governance framework. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट द एआई गवर्नेंस गाइडलाइन, जैसे हाई लेवल बॉडी बनाई जाए, सेक्टरल रेगुलेटर्स हो, एडवाइजरी बॉडीज हो, स्टैंडर्ड बॉडीज एटसेट्रा। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।